मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपस्पेडियस के बारे में। एक और लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एपिस्पेडियस, वो भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि पेनिस में और पेनिस के यूरेथ्रा में होने वाली डिफेक्ट थी। तो हम इन दोनों के डिफरेंसेस को भी आज के लेक्चर में समझेंगे कि एपिस्पेडियस और हाइपोपेडिस दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो हम हाइपोपेडिस को स्टार्ट करते हैं। हाइपोपेडिस में हम क्या देखते हैं? हाइपोपेडिस में ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, मतलब एक पुरुषों में पाए जाने वाला वैसा पार्ट्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन का हिंदी क्या होता है? जो प्रजनन की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये एक कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है। ये क्या है? ये एक डिफेक्ट है, मतलब बॉडी में जो भी पार्ट्स यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती है। अब होनी कैसी चाहिए? चलिए यहाँ पे हम डायग्राम को समझ लेते हैं। ये एक नॉर्मल पेनिस है। ये जो आप पेनिस ये आप देख रहे हैं ये है पेनिस, और ये जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या होती है? यूरेथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब किसकी जो बनावट है एक ट्यूब कैसी होती है? लंबी सी। ठीक है, ट्यूब कैसी होती है? लंबी सी, इस टाइप की बनावट है जिसमें से यूरिन पास होता है। जब यूरिन इसमें से जब पास होता है तो यूरिनरी ब्लैडर में पहले यूरिन जमा रहता है और उसके बाद पास होता है। यूरिनरी ब्लैडर और मेल रिप्रोडक्टिव वाले सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती है इसको मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स में कवर कर दिया है, तो आप चाहें तो जाकर के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले लेक्चर को देख सकते हैं, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइपोस्पेडियस के बारे में। तो हाइपोस्पेडियस क्या है? मैंने आपको अभी बताया, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है। कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या होता है? जन्म से ही बच्चे में ये डिफेक्ट होती है। अगर कोई बच्चा मेल चाइल्ड है तो उसके जन्म के समय से ही ये प्रॉब्लम, ये एबनॉर्मेलिटी देखी जाती है उसके पेनिस के पास, उसके यूरेथ्रा में ये डिफेक्ट देखी जाती है। ठीक है, तो क्या है? नॉर्मल पेनिस कैसी होती है? ऐसी होती है। ठीक है, यूरेथ्रा नॉर्मल यहाँ तक आती है जहाँ से यूरिन पास होता है, और ये बीच में रहती है जो ओपनिंग है। ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। अब आप सभी लोग बोलते हैं कि हिंदी में बोलिए, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आपको इंग्लिश में जैसा वो है आपको वैसे ही याद करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिल्ली है उसको इंग्लिश में कैट बोलते हैं तो आपको कैट ही याद करनी होगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको वर्ड्स आ रहा है, जो भी आपको टर्म्स आ रहा है, उसको कुछ सोच समझ करके बनाया गया है, तो उसको उसी तरह से आपको याद करनी है। ठीक, तो आइए लौटते हैं यहाँ पे। क्या है? ये जो यूरेथ्रा है इसकी जो ओपनिंग है यहाँ तक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। मीटस का मतलब होता है ओपनिंग। अब ओपनिंग की स्पेलिंग क्या होगी? OPENING। ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद यहाँ देखिए ये है नॉर्मल पेनिस। इसके बाद यहाँ ये जो स्पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये वाली स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं टेस्टिस। ठीक है, जिसमें स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक, उसके बाद ये है आपकी सेकंड वाली डायग्राम। सेकंड वाले डायग्राम में हम क्या देखते हैं? मैंने यहाँ पे लिखा है हाइपस्पेडियस, मतलब ये कि ये जो नॉर्मल पेनिस की जो स्ट्रक्चर है इसमें देखिए ये जो यूरेथ्रा है ये यहाँ तक ना आकर के यहीं पे यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो यहीं पे जब आ गई है तो क्या है? ये जो नॉर्मली स्ट्रक्चर होती है उससे ये डिफरेंट है, उससे ये अलग है। तो जब यहाँ पे जब ये आ गई है, यहीं पे इसकी ओपनिंग हो गई है, तो हम जानते हैं कि जब नॉर्मल ओपनिंग यहाँ पे होती है तो यूरिन नॉर्मली पास हो पाता है। यानी कि कोई व्यक्ति की जो पेनिस है उसमें अगर यूरेथ्रा की ओपनिंग इस तरह है तो क्या है? वो नॉर्मल है, लेकिन जब इस तरह है तो उसको यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक, और ये क्या है? ये मैंने क्या लिखा है? यूरेथ्रा ओपन्स ऑन अंडर साइड ऑफ द पेनिस। अब हाइपस्पेडियस में मेनली क्या होता है कि ये जो यूरेथ्रा है वो पेनिस के अंदर यानी कि अंदर तरफ होती है। ये देखिए यहाँ पे अंदर के साइड है, अंदर की तरफ ये आप ही इसमें टेस्टिस और स्क्रोटम। टेस्टिस और स्क्रोटम नॉर्मली होते हैं जैसे होने चाहिए नॉर्मल पेनिस में, लेकिन यहाँ पे जो इसकी ओपनिंग है सिर्फ यही चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सीवियर हाइपस्पेडियस में। सीवियर हाइपस्पेडियस में क्या है? ये जो स्क्रोटम के पास ही आकर के डक्ट खत्म हो गई है, जिससे उस व्यक्ति को यूरिन पास करने में और ज़्यादा दिक्कत महसूस होगी। ये है, चलिए थोड़ी सी यहाँ तक है तो उसको थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी, या फिर थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस होंगे बाद में जाकर के, बॉडी में थोड़े से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन है जहाँ पे तुरंत में यह देखिए स्क्रोटम के पास ये ओपनिंग है तो क्या होगी? तो सीवियर हाइपस्पेडियस की कंडीशन है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफेक्ट है उस पर्सन में, उस मेल चाइल्ड में जिसका अभी अभी जन्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? यूरेथ्रा ओपन्स एट द बेस ऑफ द पेनिस। बेस का मतलब होता है ये इसके नीचे, ये देखिए बेस है जहाँ से स्क्रोटम स्टार्ट हो रही है उसको हम बोलते हैं बेस ऑफ द स्क्रोटम। ठीक है, देखिए ये वाली स्क्रोटम है,
ये है आपकी टेस्टिस और यहीं पे स्टार्ट हो गई है। तो ये क्या हुई, ये हो गई सीवियर हाइपरस्पेडियस, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है। कॉम्प्लिकेशंस मतलब बहुत ज़्यादा उस मेल बच्चे को जिसका जन्म होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफेक्ट होती है। इसका मतलब यही है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी डेवलपमेंट, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाती है, जिस कारण हाइपरस्पेडियस या फिर सीवियर हाइपरस्पेडियस की कंडीशन रहती है। अब जो मैंने लिखा है पहले मैं आपको वो समझा दूँ। कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है, मैंने अभी बताया, ठीक है, जिसमें मिसप्लेस्ड होती है यूरिनरी ओपनिंग। मैंने बता दिया आपको कि ये जो ओपनिंग है जहाँ से यूरिन पास होती है वो मिसप्लेस्ड होती है। उसकी प्लेस कहाँ है, बीच में यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आ गई और ये यहाँ पे आ गई, मतलब अंदर साइड ही होती है लेकिन वो मिसप्लेस होती है, ठीक है। हाइपरस्पेडियस में क्या होती है कि जो ओपनिंग है यानी कि यूरेथ्रल मीटस, मतलब ये जो यूरेथ्रा है वो उसकी जो ओपनिंग है उसको क्या बोलेंगे, यूरेथ्रल मीटस, क्या करती है, कहाँ पे लोकेट रहती है, वो अंदर साइड में, यानी कि पेनिस है ये पूरी पेनिस है तो इसके अंदर साइड की तरफ देख रहे हैं कि आप अंदर साइड की तरफ ओपनिंग मुड़ी हुई है और ओपनिंग हाफ है, ठीक है। इसके बाद ये जो एबनॉर्मेलिटी है वो किस में होती है, वो यूरेथ्रा में होती है। मतलब जब बच्चा माँ के पेट में जब बड़ा हो रहा होता है, जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, जब उसका विकास हो रहा होता है, तो ये जो यूरेथ्रा है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें से यूरिन पास हो रही है, उसका सही से डेवलपमेंट, उसका सही से विकास नहीं हो पाता है। हाइपरस्पेडियस को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं कि अगर डिफेक्ट है किसमें, यूरेथ्रा में, ये जो ओपनिंग है यानी कि यूरेथ्रल मीटस, मीटस का मतलब मैंने आपको अभी बताया है ओपनिंग, ठीक है। ये जो ओपनिंग है इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं, मतलब ये ओपनिंग अंदर होती है, पेनिस के अंदर की साइड होती है, लेकिन इसमें भी टाइप्स होते हैं। तो उस टाइप्स को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फर्स्ट डिग्री हाइपरस्पेडियस, सेकंड डिग्री हाइपरस्पेडियस और थर्ड डिग्री हाइपरस्पेडियस। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। फर्स्ट में क्या होती है, फर्स्ट में ये जो ओपनिंग है यानी कि जो डिफेक्ट है, जो एबनॉर्मेलिटी है, ठीक, वो कहाँ पे होती है, वो यहाँ पे होती है, इस तरह कुछ, यानी कि ये जो पेनिस है इसके थोड़ा सा पास होती है, ठीक है। सेकंड डिग्री हाइपरस्पेडियस में क्या होगी कि इस तरह से ओपनिंग होगी, मतलब जो पेनिस है इसके स्क्रॉटम के एकदम बेस पे ओपनिंग होगी। लेकिन जो थर्ड डिग्री हाइपरस्पेडियस होगी उसमें क्या होगा, उसमें ट्यूब जो है वो यहीं तक रह जाएगी, मतलब ये यही हाफ तक, और यहाँ पे ओपनिंग होगी, ठीक है, मतलब यहाँ तक पहुँचेगी नहीं और ट्यूब थोड़ा सा बनेगा, यानी कि यूरिन जिसमें से पास होना है वो उसका डेवलपमेंट एक तरह से कह लीजिए ना के बराबर होगा, वो थोड़ी सी यानी कि यहीं तक रहेगी, यहीं तक बनेगी और बस यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगी। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर यूरेथ्रा की ओपनिंग यहाँ पे है तो उस मेल बच्चे को, जो बच्चे का भी जन्म हो रहा है, अगर वह बड़ा होगा तो उसको यूरिन पास करने में कितनी ज़्यादा दिक्कत महसूस होगी, और जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे एबनॉर्मेलिटीज़ बढ़ती जाएंगी और उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगेंगे और कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जब कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होगी और चेंजेस भी बहुत ज़्यादा आएंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी सर्जरी करते हैं। लेकिन उसको हम देखने से पहले ये देख लें कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री हाइपरस्पेडियस में क्या डिफरेंसेस है। मैंने आपको बता दिया है, फर्स्ट में यहाँ पे ओपनिंग होगी, सेकंड में यहाँ पे, और थर्ड में स्क्रॉटम के इधर जस्ट, यानी कि ट्यूब की सिर्फ यहीं तक जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ वहीं तक होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये डेंजर डिफेक्ट है, मतलब ऐसे डिफेक्ट किसी को होनी ही नहीं चाहिए। एक तरह से ये रेयर है, लेकिन जिसमें होती है उनको बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। ये समझ गए, फर्स्ट डिग्री हाइपरस्पेडियस, सेकंड डिग्री हाइपरस्पेडियस एंड थर्ड डिग्री हाइपरस्पेडियस। एक हमने टॉपिक पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, आप जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। उस टॉपिक का नाम है एपिस्पेडियसिस, एपिस्पेडियसिस, ठीक है। अब एपिस्पेडियसिस और हाइपरस्पेडियसिस में आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से डिटेल लेक्चर अपलोड कर दिया है, लेकिन आपको इसमें और इसमें यानी कि हाइपरस्पेडियस और एपिस्पेडियसिस में डिफरेंसेस पता होनी चाहिए। हाइपरस्पेडियस में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि ओपनिंग पेनिस के अंदर की तरफ होती है, यानी कि पीछे की तरफ, ठीक है। लेकिन एपिस्पेडियसिस में क्या होती है, ये जो यूरेथ्रा है, देखिए यहाँ पे, अगर ये पेनिस है आपकी, ठीक है, ये हो गई, ठीक, अगर ये पेनिस है तो ये इस तरह की होनी चाहिए पूरी, और यहाँ पे थोड़ी सी गैप होनी चाहिए, पूरी इस तरह से होनी चाहिए। लेकिन एपिस्पेडियसिस में क्या हो सकती है, एपिस्पेडियसिस में या तो इस डायरेक्ट ये मुड़ जाएगी, ठीक है, इस तरह हो जाएगी, मुड़ जाएगी, या फिर ये इस तरह हो जाएगी,
मतलब आप समझ सकते हैं कि ये इस तरह ओपनिंग, इसके ऊपर भी हो सकती है ओपनिंग और यहाँ से फिर इधर भी मुड़ सकती है। तो एपिस्पेडियस में ऐसे कंडीशंस होते हैं, लेकिन हाइपरस्पेडियस में क्या होगा, हाइपरस्पेडियस में सिर्फ अंदर की तरफ ओपनिंग खुली हुई रहेगी, यानी कि उसकी पूरी डेवलपमेंट यूरेथ्रा की सही से नहीं हो पाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन दोनों में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब हम इसके कॉजेस और रिस्क फैक्टर को देख लेते हैं। कॉजेस का मतलब क्या होता है, कॉजेस का मतलब होता है क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हाइपरस्पेडियस की कंडीशन हो गई है, मतलब जो यूरेथ्रा है जिससे यूरिन पास होती है उसमें डिफेक्ट आ गई है, उसमें गड़बड़ी आ गई है, उसका विकास सही तरीके से नहीं हो पाया है माँ के गर्भ में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, या तो उस मदर्स में या उस बेबी के डेवलपमेंट में। जब बच्चा विकास कर रहा होता है तो मदर और बच्चे दोनों को स्वस्थ होना लाजमी है, और ये एक कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है, मतलब कि बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय उसकी बॉडी में, उसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये डिफेक्ट होती है, ये एबनॉर्मेलिटी होती है, ये गड़बड़ी होती है, ठीक है, यूरेथ्रा में, जिससे यूरिन पास होती है। तो आपको एक एक बात को अच्छे से ध्यान में रखनी है ताकि एग्जामिनेशन में आप कंफ्यूज ना हो। अब एपिस्पेडियसिस और हाइपरस्पेडियसिस में भी आपको एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट रखनी है, ठीक है। तो आइए इसके कॉजेस और रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कौन कौन सी ऐसे कारण है या कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है, कैसी स्थिति है जिसकी वजह से ये डिजीज़, कौन सी डिसऑर्डर या फिर कौन सी डिजीज़ हाइपरस्पेडियस की कंडीशन या फिर हाइपरस्पेडियस की स्थिति बच्चे में आ जाती है, ठीक है। तो क्या क्या कारण है, एग्जैक्टली जो इसका कारण है कि बच्चे का विकास सही से नहीं हो पाता है, बच्चे का जो यूरेथ्रा है जो पेनिस में होती है उसका विकास सही से नहीं हो पाता है, ये एग्जैक्टली एकदम एक ही कारण को अगर हम देखें कि कौन एग्जैक्ट में कारण है उसका कोई अभी तक पता नहीं है। लेकिन इसके अलावा हम यह मानते हैं कि ये जो कंडीशन है, जो हाइपरस्पेडियस की कंडीशन है, वो इनहेरिटेड होती है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ जाती है। जैसे अगर उसके पिता को होगी तो हो सकता है कि आने वाले घर में जो मेल चाइल्ड हो उसके बॉडी में भी ये चांसेस होने को हो। लेकिन अगर ये भी हो सकता है कि अगर उसकी माता सही से खान पान नहीं कर रही या फिर अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें ले रही जिससे बच्चे के बॉडी पे असर पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी बच्चे में ये डिफेक्ट हो सकती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये देख लेते हैं कि अगर बच्चा माँ के पेट में बड़ा हो रहा होता है उस कंडीशन में क्या होती है, पेनिस की जो डेवलपमेंट है, यानी कि मेल फीटस, अब फीटस किसको बोलते हैं, 3 महीने के बाद, यानी कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो तीसरे महीने के बाद की जो बच्चे होते हैं जिसकी डेवलपमेंट हो रही होती है उसकी पेट में, उसका विकास हो रहा होता है, तो 3 महीने के बाद, 3 महीने से पहले हम उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो, ठीक है, जिसकी स्पेलिंग है EM, एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक। लेकिन 3 महीने के बाद के हम बच्चे को क्या बोलते हैं, अभी तक की माँ के पेट में ही है, मतलब माँ के गर्भ में ही इसका विकास हो रहा है, लेकिन 3 महीना हो चुका है, उसके बाद हम उस बच्चे को बोलते हैं फीटस, ठीक है। जब उस बच्चे को फीटस बोलते हैं तो ये जो फीटस है इसमें क्या होती है, जब ये बच्चा बड़ा हो रहा होता है, 3 महीने के बाद की बात हो रही है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो जो मेल फीटस है, ठीक है, उसके बॉडी में विकास कैसे होती है, तो कुछ हार्मोन्स होती है मदर के बॉडी में या फिर उस बेबी के बॉडी में, जब वो बड़ा हो रहा था, जब फीटस जब बड़ा हो रहा होता है तब, जो कि उसके यूरेथ्रा और उसके फोर स्किन। अब फोर स्किन क्या है, पेनिस के ऊपर की जो स्किन होती है जो बाहर से में दिखती है उसको हम फोर स्किन बोलते हैं। स्किन और फोर मतलब बाहर की जो स्किन है उसको हम क्या बोलेंगे, फोर स्किन। तो कुछ कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे, जैसे इंग्लिश में है आपको वैसे ही रटने होंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, हर वर्ड का हिंदी नहीं हम कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर स्किन या फिर यूरेथ्रा, इन दोनों की जो बनावट हो रही होती है, 3 महीने के बाद की बात हो रही है, जब फीटस बड़ा हो रहा है, तो इन दोनों की बनावट में कुछ हार्मोन्स सहायक होते हैं, कुछ हार्मोन्स इन दोनों की बनावट को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब उत्तेजित करते हैं, ठीक है। तो हाइपरस्पेडियस कब हो जाती है, चलिए ये तो नॉर्मल प्रोसेस हो गई कि कुछ हार्मोन्स उसके बॉडी पे काम कर रही है और उसके बॉडी की डेवलपमेंट हो रही है और उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी डेवलप हो रहा है, जिसमें यूरेथ्रा और फोर स्किन भी डेवलप हो रहा है। लेकिन ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति तब बन जाती है जब ये जो हार्मोन्स हैं वो सही से अपना काम नहीं कर पाते हैं, ये सही से अपनी जो इनकी प्रोसेस है जब ये नहीं कर पाते हैं, तो यूरेथ्रा और
जो इस आपकी जो ये हो गई यूरेथ्रा की जो ओपनिंग हो गई, ओपनिंग कहाँ पे थी, ये अगर पेनिस है, ठीक है, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओपनिंग देखिए इस तरह थी। तो ये जो ओपनिंग है वो सही से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एकदम एंड तक नहीं पहुंच पाती है, उसमें गड़बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं, जब फीटस बड़ा हो रहा होता है तो हार्मोन्स जो माँ के जो बॉडी में होती है हार्मोन्स, जब माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है उसको हम 3 महीने के बाद क्या बोलते हैं, फीटस, मैंने अभी आपको बताया है, तो वो सही से काम नहीं करती है, जिसके कारण यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाती है, मतलब वहाँ पे एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको हम समझ लिए। इसके अलावा हम रिस्क फैक्टर को देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसे कारण है, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिनकी वजह से ये हाइपरस्पेडिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कौन से कारण हैं? वुमेन्स ऑफ एडवांस्ड एज, मतलब अगर एक महिला बहुत उम्र में माँ बनती है तो उसके बच्चे में ये प्रोसेस होने की, ये डिफेक्ट होने की कंडीशंस बहुत ज़्यादा, इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक एज होता है शादी करने का और एक एज होता है माँ बनने का। तो बहुत उम्र की जो महिला है अगर वह माँ बनती है तो उसके बच्चे में कोई ना कोई डिफेक्ट आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है नॉर्मल से, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IVF, ठीक है। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होती है इसको हम समझ लेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होती है, हम जानते हैं कि फीमेल की जो यूट्रस है उसमें बच्चे का जन्म होता है, उसमें बच्चे का विकास होता है, ठीक है, उसके बाद जन्म होता है। तो फीमेल के बॉडी में एग पाई जाती है, आप समझ लीजिए कि फीमेल में क्या होती है, एग, और मेल में क्या होती है, स्पर्म। अब स्पर्म क्या करती है, जब मेल के पेनिस से जब स्पर्म निकलती है तो फीमेल के वेजाइना में जाकर के फिर ये उसके यूट्रस में फैलोपियन ट्यूब में के पास क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब के पास होती है एग, और वहाँ पे ओवरी से एग फिर रिलीज होती है, मतलब एग निकलती है। अब बस आप इतना ही समझ लीजिए कि एग होती है फीमेल में और मेल में एक स्पर्म होती है। तो स्पर्म एग को फर्टिलाइज करती है, मतलब जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज करती है तो वो जो महिला है वो फिर गर्भ धारण करती है, मतलब वो गर्भवती हो जाती है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और उसका विकास होता है, उसके बाद बच्चे का जन्म होता है। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में अगर एक महिला बहुत उम्र की हो गई है तो क्या होगा, तो उसके बॉडी से ये एग निकाल लिया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद लैब में किसी स्पर्म से इसको फर्टिलाइज कराया जाएगा, उसके बाद उसकी बॉडी में फिर इम्प्लांट करवाया जाएगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में 2 चीज़ें होती हैं, यानी कि प्रोजेस्टिन या फिर प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों क्या है, ये दोनों एक हार्मोन है। जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जब प्रोसेस होती है, मतलब जब एग और स्पर्म को जब फर्टिलाइज किया जाता है लैब में, तो वो जो महिला होती है जिनमें ये प्रोसेस होती है, जिनके बॉडी में ये प्रोसेस करनी है, उसमें क्या होता है, उसमें ये दोनों जो हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन को उसके बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू ये दोनों हार्मोन एडमिनिस्टर्ड कर देते हैं। किस प्रोसेस में? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में। अब प्रोजेस्टेरोन हम मानते हैं कि नेचुरल हार्मोन है जो कि हर महिला के बॉडी में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो प्रोजेस्टिन है ये क्या, ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है, मतलब ये बाहर बनाया जाता है। ये प्रोजेस्टेरोन, ये एक प्रोजेस्टेरोन का ही एक तरह से फॉर्म है, मतलब इसी को इस तरह बनाया जाता है लैब में, उसको क्या करते हैं, उस महिला के बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। जब वो महिला के बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं और जब वो गर्भ धारण करती है, यानी कि जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो उस बच्चे में जब एक फर्टिलाइज होता है तो बच्चा बड़ा होता है, बच्चे का विकास होता है। तो जब बच्चे का विकास होता है और ये प्रोसेस अगर वो महिला में हुई है तो क्या होगा, तो ये हाइपरस्पेडियस की कंडीशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाइपरस्पेडियस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अगर ऐसी कंडीशन है, ऐसे डिफेक्ट है, तो इसके लक्षण हमें क्या देखने को मिलेंगे। पहला क्या है? पहला है ओपनिंग यूरेथ्रा की जो होगी वो पेनिस के टिप पे नहीं होगी, वो उससे अदर जगह पे होगी, ठीक है, अलग जगह पे होगी। अब ये जो देखिए इस तरह की होती है पेनिस, ठीक है, इस तरह की होती है और यहाँ पे होती है स्क्रोटम, तो ये इस तरह नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर हाइपरस्पेडियस की कंडीशन है तो ये इस तरह आ जाएगी और यहाँ से स्किन कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये अब नॉर्मल है।
अब ये डाउनवर्ड कर्व होगी पेनिस की, मतलब नीचे की तरफ पेनिस झुका हुआ रहेगा, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है। उसको हम एक टर्म में क्या बोलेंगे, कॉर्डी। उसके बाद हम देखते हैं कि एबनॉर्मल स्प्रेइंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, मतलब कि अगर वो बच्चा बड़ा हो गया है और उसकी कोई सर्जरी नहीं हुई है और उसकी पेनिस अगर इसी तरह है, तो जब वो यूरिन पास करेगा तो उसकी जो यूरिन है वो अंदर की तरफ कुछ इस टाइप से इधर उधर पास होगी, एक फ्लो में नहीं होगी। उसके बाद है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बच्चे को हमेशा ये महसूस होगा कि वो अदर पर्सन से, वो अदर बच्चे से डिफरेंट है, मतलब उसको सही से उसका कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा, उसको अजीब महसूस होगा, वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, वो सही नहीं है। मतलब अगर बॉडी में कोई डिफेक्ट होता है तो कोई भी आदमी उतना ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं करता है, उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है सबके साथ, ठीक है। तो इस तरह की समस्या कुछ हमें देखने को मिलेगी जिस बच्चे में हाइपरस्पेडिस की कंडीशन है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये एक कॉन्जेनाइटल की स्पेलिंग क्या हो गई, कॉन्जेनाइटल, ठीक है, GENITL, कॉन्जेनाइटल, मतलब जन्म से ही बच्चे में ये डिफेक्ट होती है। आपको ये ध्यान रखनी है, जन्म से ही होती है, मतलब जब वो माँ के पेट में बड़ा हो रहा होता है तभी उसके ये जो यूरेथ्रा है उसमें एबनॉर्मैलिटी आ जाती है, ये बड़े होने के बाद नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को देखते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे टेस्ट है अगर बच्चे में ये कंडीशन है, ये स्थिति है, तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं उसके मदर को, ठीक है, या फिर उसके फादर को, उसके फैमिली मेम्बर को हिस्ट्री टेकिंग, यानी कि सबसे पहले क्या लेते हैं, हिस्ट्री, कहीं उसके पिता में तो ये कंडीशन नहीं थी या फिर उसके कोई जो पिछले जनरेशन है उसमें किसी पुरुष को ऐसी कंडीशन तो नहीं थी। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब यहाँ पे अगर डिफेक्ट है तो डॉक्टर एक बार चेक करते हैं यहाँ के एरिया को कि यहाँ पे ऊपर से आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, और अगर ये डिफेक्ट है तो बॉडी में चेंजेस क्या क्या आए हैं, ठीक है। इमेजिंग टेस्ट का मतलब होता है एक्सरे हो गई, सिटी स्कैन हो गई, MRI हो गई, ठीक है। तो इन सभी टेस्ट को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको इस पूरे पार्ट्स की एग्जामिनेशन करनी होती है, पूरे पार्ट्स को डिटेल से देखना होता है। हाइपरस्पेडिस की ट्रीटमेंट क्या क्या होती है, मतलब अगर यूरेथ्रा में एबनॉर्मैलिटी है, वो सही से डेवलप नहीं हुई है, उसका विकास सही से नहीं हो रखा है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका इलाज क्या क्या होता है, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि इसकी सर्जरी की जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है वो अलग जगह पे है, नॉर्मल जगह पे नहीं है, उसकी लोकेशन सही नहीं है, मतलब बच्चे को यूरिन पास करने में दिक्कत महसूस हो रही है। तो हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब इस टाइप के बच्चे का जन्म होता है, मतलब जिस बच्चे में हाइपरस्पेडिस की कंडीशन है, उस बच्चे की फोर स्किन को जन्म लेते ही हमें नहीं हटाना है। इसी को मैंने लिखा है, इन्फेंट्स विद हाइपरस्पेडिस शुड नॉट बी सर्कमसाइज्ड। सर्कमसाइज का मतलब होता है कुछ ऐसे रिलीजन्स है, कुछ ऐसे धर्म होते हैं जिनमें बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके ऊपर की जो फोर स्किन है, मतलब पेनिस के ऊपर की जो स्किन होती है, ठीक है, पेनिस की जो ऊपर की स्किन होती है उसको हम बोलते हैं फोर स्किन, तो इसको कट करके रिमूव कर दिया जाता है। कुछ ऐसे रिलीजन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हम करना चाहिए, जब ऐसे बच्चे का जन्म हो जिनमें ये कंडीशन हो, तो उस बच्चे के पेनिस के ऊपर की स्किन हमें नहीं हटानी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्जरी के दौरान हमें उस स्किन की ज़रूरत पड़ेगी, किस लिए? ताकि हम यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है, जो उसकी लोकेशन है, उसको हम सही कर सके। हम जानते हैं कि हाइपरस्पेडिस की कंडीशन में जो यूरेथ्रा की ओपनिंग है वो कुछ इस तरह रहती है, ठीक है, इस तरह रहती है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो एक तरह से पेनिस की जो स्ट्रक्चर है वो भी अंदर की तरफ कर्व रहती है, कर्व का मतलब अंदर की तरफ झुकी हुई रहती है, इसीलिए हमें फोर स्किन की ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए हम उसको कट करके रिमूव नहीं करेंगे जब बच्चे का जन्म होगा तो, ठीक है। अब सर्जरी हम किस बच्चे को क्या कर सकते हैं, जैसे कि बच्चा अगर 18 मंथ तक होता है, बच्चे का अगर ये सर्जरी करनी है और ये कंडीशन है, तो 18 मंथ तक, जब तक बच्चे की उम्र होती है तब तक हम क्या कर सकते हैं, तब तक हम उसकी सर्जरी कर सकते हैं। और ये सर्जरी जल्दी से जल्दी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसके बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस, उसकी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। सर्जरी के दौरान हमें क्या करना है, सर्जरी के दौरान हमें उसके पेनिस को भी स्ट्रेट करना पड़ता है, मतलब ये जो झुकी हुई है उसको हम स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है।
जब हाइपरस्पेडियस की कंडीशन होती है उस कंडीशन में हमें क्या करनी है, ये जो फोर स्किन जिसको हमने कट नहीं किया है, यहाँ की स्किन उठा करके या फिर माउथ के अंदर की स्किन उठा करके हम इस यूरेथ्रा की ओपनिंग को हम क्या करते हैं, सीधा करते हैं, उसको सही से करते हैं। मतलब इसकी जो लोकेशन अलग है, यूरेथ्रा की ओपनिंग को हम सही तरीके से उसको जैसी होनी चाहिए वैसे ही हम उसको करने की कोशिश करते हैं सर्जरी के दौरान। ठीक है, अब वहाँ से स्किन कहाँ से उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि इस तरह होती है। ठीक है, अगर ये पेनिस है तो ये जो ओपनिंग है ये कुछ इस तरह की होती है और ये पेनिस मुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो हम इसको एक तो पेनिस को पहले हम स्ट्रेट कर लेंगे, फिर ये जो डक्ट है, यूरेथ्रा की जो लाइनिंग है, ये जो ट्यूब है, उसको भी हम सही करेंगे। तो इसको सही करने के लिए हम स्किन कहाँ से लेंगे, हम स्किन यानी कि टिश्यू ग्राफ्ट करते हैं। स्किन लेते हैं फोर स्किन से, जिसको हमने अभी तक कट करके नहीं हटाया है, पेनिस के ऊपर वाली स्किन, और माउथ के अंदर की जो स्किन होती है हम उसको यूज़ करते हैं, ताकि हम जो इसकी यूरेथ्रा की जो ट्यूब है, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी चैनल एक तरह से बोल सकते हैं, उसको रिपेयर कर सके। आपको समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है कि मैं सही से बता पा रही होंगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि क्या कमी रह गई है बताने में, या फिर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा जब ये सर्जरी होती है तो कितना समय लगता है सर्जरी करने में, 90 मिनट से लेकर के 3 घंटे तक लग जाते हैं इस सर्जरी में। और इस सर्जरी के दौरान बच्चा क्या होता है, अनकॉन्शियस, मतलब बच्चा पूरी तरह से बेहोश होता है। और बच्चे की जो सर्जरी है वो लगभग 18 मंथ तक करवा ही लेनी चाहिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि हाइपरस्पेडियस की क्या क्या ट्रीटमेंट होती है, इसके कॉजेज़ क्या है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, और हाइपरस्पेडियस और एपिस्पेडियसिस में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।